अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप सब लोग भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। कैसा गुजरा वीकेंड आप लोगों का? सर सर्दी कुछ आज ज़्यादा थी इस्लामाबाद में, बादलों की वजह से। हम्म। जी सर। लगता है आपकी सर्दी इधर हमारे गुजरांवाला भी आई हुई है। अच्छा सर, आपके इधर इस्लामाबाद चक्कर लगता होता है या नहीं? मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं इस्लामाबाद मेरा लगता है, लेकिन कभी कभार ही लगता है मेरा चक्कर। मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, मेरे यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो भी हैं। इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज में पढ़ाते हैं, मोहम्मद अकील अतारी। उनका एक सेशन भी था मेरे इस यूट्यूब चैनल पे ना, जब आप इंटरव्यू की प्रेपरेशन कर रहे थे। जी जी, वो अकील साहब, बिल्कुल बिल्कुल सर। अकील भाई है ना इस्लामाबाद से। तो उनके पास लगता है चक्कर, लेकिन चक्कर मेरा तभी लगता है अगर नॉर्दर्न एरियाज जाना हो, तब तब ही लगता है। स्पेशली बड़ा मुश्किल ही होता है कि कभी मैं बस बहुत सर, थका हुआ हूँ तो मैं कहता हूँ यार मैं वीकेंड पे आ रहा हूँ। बस मेरे पास तो आपका नंबर सेव है सर, और मेरे ख्याल में आपने भी मेरा नंबर सेव किया हुआ है। तो इंशाल्लाह जब भी आपका नेक्स्ट लगे तो आपने बताना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खानजादा साहब कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भैया? अल्लाह का शुक्र सर। सर मेरा नाम फजल रबी है और बेसिकली मैं फाटा डिस्ट्रिक्ट बागोड़ से बिलोंग करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, बड़ी खुशी होती है जब कुछ। सर मैं भी सर। बड़ी खुशी होती है जब पता लगता है। हेलो। बड़ी खुशी होती है जब पता लगता है ना कि कोई बाजोड़ से है, तो कोई जो है वो बलूचिस्तान से है। तो बड़ी खुशी होती है कि यार चलें, शुक्र अल्लाह ताला के कुछ चीजें हैं जिन्होंने। सर सर मा, माशाल्लाह आपका सेशन बड़ा इंटरेक्टिव और फ्रूटफुल है, दैट्स वाई हम आज टाइम पे वो बैठे हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हम भी इस डिपार्टमेंट का हिस्सा रहे तो इंशाल्लाह और भी आगे आपसे सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ब्रदर, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इंशाल्लाह करम करेगा। अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है। कुछ दोस्त हमारे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, शायद इट्स टू अर्ली कि अब डेफिनेटली देखें। जी। वन वन आउट ऑफ थ्री है, थ्री आउट ऑफ वन है, या फाइव आउट ऑफ वन है? सर 1:3 से है, थ्री 1:3 आउट है। ऑफ वन। हाँ, थ्री आउट ऑफ वन है। सर मैं अपना बताऊँ थोड़ा सा सर, अगर माइंड ना कीजिएगा तो सर, असल में 13 सीट्स थी, 15 थी फाटा की, तो मेरा 9 नंबर पे 9 नंबर पे है फाटा में। हम्म। ओवरऑल मेरा 402 है।
तो असल में मेरा जो ग्रेजुएशन है वो कायद आज़म यूनिवर्सिटी से है, बीएस इकनॉमिक्स मैंने किए। तो माशाल्लाह। आप बाकायदा वो इंटरव्यू तो अच्छा हुआ, इंटरव्यू थोड़ा सा मतलब है सेटिस्फाई हो कि उन्होंने मतलब कमिश्नर साहब ने कहा कि आपकी पर्सनालिटी है, आप अच्छे लगते हो, तो आप वॉलीबॉल खेलते हो, थोड़ा सा उन्होंने मुझे मतलब वो किया, थोड़ा सा मतलब फैसिलिटेट किया। अच्छा। अच्छा, आप कादिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर वसीम शाहीन है, डॉक्टर वसीम शाहीन, जानते होंगे शायद आप उनको, माइट भी। सर मैं तो मेरा सेशन जो था वो 2015 से 2019 तक था। तो मैं तो असल में वो उस टाइम इतना वो खास नहीं रहा। हम अपनी डिपार्टमेंट में होते थे शायद है, अभी कभी कभी चक्कर लगता है मेरा यूनिवर्सिटी। कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस तरह है कि वो दोस्त ज़्यादा है ना, तो हम अक्सर आउटिंग जो है ना बाहर करते हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, वो नहीं आइडिया होता एक्चुअली। वसीम वकील और मैं, हम क्लास फेलोज हैं, तो इसलिए मैं अपनी जी सर। जब जिक्र किया ना तो फिर मैंने कहा चले माइट भी, चले बेहतर हो गया। चले। और हमारे साथ सरमद साहब है, सरमद साहब तो हमारे साथ लास्ट क्लास में भी थे। सरमद भैया सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी सर, की आवाज आ रही है मुझे। रिस्पॉन्ड करें ना, हमें भी पता चले कि आप हमें सुन पा रहे हैं। आपकी आवाज़ हमारे लिए बड़ी खुशाइंद है। जी सर जी, आवाज आ रही है आपकी, मैं सुन रहा था। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैरियत से सर। आप लास्ट, सुने ठीक है? बेहतरीन। लास्ट सेशन में से आपने क्या, कोई नई चीज़ आपके नॉलेज में आई? सर लास्ट सेशन में वैसे काफी इंफॉर्मेटिव था। काफी चीजें मतलब वो प्री जॉब में पता चल चुकी थी, जिसमें काफी नॉलेज वाली बातें थी। तो उसमें मेन मेरा एक ही क्वेश्चन था कि पोस्टिंग का था, वो आपने बहुत अच्छे तरह से क्लियर कर दिया था कि उसका क्या सिनेरियो बनेगा। सही। तो आज हम ना, मैं बताता हूँ, आज हम ना थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे पोस्ट सिलेक्शन चीज़ों की, ठीक हो गया सर। कि आपकी अगर जब आपका फाइनल रिकमेंडेशंस आ जाएगी तो उसके बाद क्या होगा। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, और जब फिर आप लोग एग्जैक्टली सर। जब आप लोग डिपार्टमेंट में आएंगे फिर आप लोग हमें ज्यादा टफ टाइम देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा बाकी सर सर मेरे ये भी एक डिस्कस कर लीजिए, ये मेरिट का क्या सीन होगा, मतलब जो हाई मेरिट में आते हैं उनके कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या प्रिविलेजेस होते हैं या क्या होता है उनका भी? अच्छा, मेरिट से रिलेटेड मैं एक बात, वो अभी ना वो जब हमारे ये खानजादा साहब बात कर रहे थे, मैं आपको बताऊं, एक तो आपका जी सर। जो हमारे होते हैं ना, पंजाब का कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। जी सर। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी यहाँ पर ज्यादा होते हैं, कंपटीशन भी यहाँ पर ज्यादा होता है। जब आपका जो ओपन मेरिट के बाद जो एलोकेशन है ना अकॉर्डिंग टू प्रोविंसेस, उसके जी अकॉर्डिंग सर। उसमें उसमें एक तो जनरल मेरिट आ गया ओवरऑल, एक आपका जी बनेगा। सर। उसमें ये जो हमारे बाकी स्पेशली दो प्रोविंसेस जो है ना, वो बेनिफिशियरी ज्यादा होते हैं उस मेरिट में। एक हमारे सिंध वाले भाई और दूसरे हमारे जी बलोचिस्तान। सर। इसके बाद जो ठीक हो गया सर। जो हमारे भाई हैं ना, ये फाटा फाटा पाटा से, तो अब तो ये मेरे ख्याल से इनको केपी के में ही कंसीडर किया जाता है ना, ये जी सर, मार्च हो गया जी। इनकी सेपरेटली तो नहीं है ना, ऐड के अकॉर्डिंगली। सर सेपरेट है, सेपरेट है। तो सेपरेट, ऐड के अकॉर्डिंग से सेपरेट। तो भाई अगर ऐड के अकॉर्डिंगली सेपरेट है ना, तो इनको सेपरेट ही ट्रीट किया जाएगा, और इनका मेरिट भी कंपैरेटिवली लो होगा प्रोविंसेस लेवल पे अगर हम बात करें तो। ठीक हो गया। ठीक है, पंजाब का प्रोविंशियल लेवल पर जब मेरिट बनता है ना ओपन मेरिट के बाद, तो वो उस मेरिट के अंदर पंजाब के बच्चों का मेरिट कंपैरेटिवली बाकी सबसे हाई होता है। उसकी रीजन ये होती है ना ठीक हो गया सर। कि क्योंकि ये जो बाकी हमारे प्रोविंसेस है ना वहां से उतना ज्यादा कंपटीशन आता नहीं है, जी सर। लेकिन सीट्स तो फिल करनी ही करनी है ना। जी सर।
ये बात है। अच्छा चलें, एक तो ये बात होगी, पहले थोड़े से क्वेश्चन ले लें, फिर ये पोस्ट जो हमारी डिस्कशन होगी ना, ये हमारे जो नेक्स्ट 40 मिनट्स होंगे ना, तो उसमें क्योंकि ये 40 मिनट्स का हमारा सेशन होता है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें ना हम जल्दी से अपनी जो गुफ्तगू है ना रिलेटेड क्वेश्चन वो स्टार्ट करें। नेक्स्ट 40 मिनट्स में ना मैं आपसे पोस्ट सिलेक्शन जो है ना चीजें वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। एक ओके सर, ओके ठीक है भाई। एक क्वेश्चन हमारे पास आया है उस्मान साहब की जानिब से, सर कैन यू कंपेयर इंस्पेक्टर एक्साइज एंड आईआईआर फॉर 2 मिनट्स। इंस्पेक्टर एक्साइज की अगर आप बात करें ना भाई, होता ये है कि इंस्पेक्टर एक्साइज को अगर आप, जिस तरह हम लोग तो डेलीगेटेड पावर्स यूज कर रहे होते हैं ना, इंस्पेक्टर्स भी, हमारे ऑफिसर्स भी, कमिश्नर की, ठीक है। जो एक्साइज इंस्पेक्टर है उसका ऐसा सीन नहीं है, वो खुद एक साइनिंग अथॉरिटी, हम साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, कीप इन माइंड, ठीक है। लेकिन आपका जो डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट जो है ना वो बड़ा लिमिटेड सा है। आप देखें, एक्साइज एंड टैक्सेशन है ना, प्रॉपर्टी को देखेंगे, मोटर व्हीकल्स को देखेंगे। अभी मेरे एक दोस्त है वो कहते हैं नॉर्कोटिक्स कंट्रोल जो होता था वो अलग कर दिया गया है। ये पंजाब तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो बाकियों का मुझे स्ट्रक्चर का नहीं आइडिया, ठीक है। तो इसका जो दायरा कार है ना एक्साइज का वो बड़ा लिमिटेड है एज कंपेयर टू एफबीआर। आप देखें एफबीआर में हम लोग जो सबसे ज्यादा, एक तो टैक्स पेयर्स के ऑडिट कंडक्ट कर ही रहे होते हैं, ठीक है। आपके पास सेक्शन 177 पता ना आप लोगों को, पढ़ा आप लोगों ने, मैंने भी अपने इस चैनल, यूट्यूब चैनल पे इस पे भी बड़ी डिटेल डिस्कशन भी की हुई हमने ऑडिट पे, बताइएगा प्लीज। सेक्शन 177 का पता आपको? जी सर, ऑडिट ऑडिट। ऑडिट, ये कौन सा ऑडिट है? ऑडिट वही कमिश्नर सर। हाँ, इसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक ऑडिट, पैरामेट्रिक ऑडिट, ठीक है। एक तो हमारा होता है ना रैंडम बैलेट से, वो सेक्शन 214, 214C। ठीक है, वो तो बोर्ड सेलेक्ट करता है ना। एक हम पैरामेट्रिक ऑडिट करते हैं, और पूरे पाकिस्तान में सब ज्यादा पैरामेट्रिक ऑडिट ही होता है। पैरामेट्रिक ऑडिट में आप किसी भी टैक्स पेयर्स का ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करें, कमिश्नर से सिलेक्शन करवाएं, आप उसका ऑडिट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी दूसरी जो चीज होगी, दूसरी जो चीज इसमें है कि आप, हम जो मनी ट्रेल को हर वक्त ही प्रोब कर रहे होते हैं, नोटिस आ रहे हैं कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, आपने मोटर व्हीकल खरीदी है, आपने फलां किया, आपने कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो उसका जो दायरा कार है ना वो लिमिटेड नहीं है चंद एक लोगों या चंद एक एरियाज तक। आप हर शख्स को, हर तरह के बंदे को आप जो है वो कॉल फॉर कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ से अगर आप देखें तो आपके पास जो पावर्स हैं एक्सरसाइज करने की, करनी तो आपने लॉ के अंदर रहते रहते ही है, लेकिन वो है वो नंबर ऑफ पर्सन या वो जो एरिया है आपका वो बहुत ज्यादा है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ से देखूं तो एक्साइज इंस्पेक्टर की निस्बत मेरे ख्याल से जो आईआईआर की पोस्टिंग है वो ज्यादा रिलैक्स्ड भी है, कंफर्टेबल भी है। एक्साइज वालों का पुलिस कल्चर है, मैं आपको बस सिंपल मैं इतना ही कहूंगा, एक्साइज का पुलिस कल्चर है। एफबीआर का कोई पुलिस कल्चर नहीं है, ना पुलिस कल्चर है सर, ना यहाँ पर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है किसी भी तरह का, ठीक है। तो आपने आपने इंडिपेंडेंट होके काम करना है, ना ही आपको आपके ऑफिसर्स बिला वजह तंग करते हैं। ऑफिसर्स ने आपने आपसे काम लेना है, आप काम करेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप काम नहीं करेंगे तो आपसे पूछेंगे, अगर आपसे आप काम नहीं करेंगे तो करेंगे कुछ नहीं, आपकी पोस्टिंग किसी और यूनिट में कर देंगे, सिंपल इज दैट। इससे बड़ी पनिशमेंट कोई नहीं, ज्यादा ज्यादा आप काम नहीं करते, बिकॉज आपको रिस्पॉन्सिबल तो ठहराया नहीं जा सकता ना, यू आर नॉट असाइनिंग अथॉरिटी, तो आपकी ट्रांसफर हो जाएगी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। जी शाहजेब साहब, टोटली ऑफिस जॉब आप 90% कह सकते हैं, क्योंकि अब एफबीआर इतना ज्यादा आईटी बेस्ड हो गया है कि हम लोगों ने जो जो जाके, आज समझ लें हमसे पहले जो इंस्पेक्टर थे वो फील्ड में जाके डेटा कलेक्ट करते थे, आज वो सारे का सारा डेटा एफबीआर के जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है वहां पर अवेलेबल है। आपने उनको डेटा को, आपने उनकी रिटर्न्स निकालनी है, उनका ऑनलाइन डेटा निकालना है, एफबीआर के डिफरेंट पोर्टल्स वहां से निकल आता है, वो लेना है, उसको एनालिसिस करना है रिटर्न के साथ, डेक्लेरेशन और जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके पास है आप उसके अकॉर्डिंगली जी वहां पर बैठे बैठे, पर्पस हमारा है कि आपने रेवेन्यू क्रिएट करना है ना, तो आपको बाहर जाके जलील होने की, खपने खपाने की क्या जरूरत होती है, सिवाय ये कि आपको सेल्स टैक्स के अंदर सेक्शन 38B के अंदर स्टॉक टेकिंग मार्क हो जाए, या आप लोगों ने कोई एम्बार्गो लगाना हो,
या आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 175 में रिकॉर्ड उठाना हो, छापा मारना हो, कहीं पर रिकॉर्ड उठाना हो, तो आपको फील्ड में जाना पड़ता है, या आपको समटाइम्स रिकवरी को फॉलो अप करना पड़ता है। अगर आप अच्छे स्टेशन पे मौजूद होंगे तो वो जो टैक्स पेयर्स के एआरस होते हैं, वकला हजरात होते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, तो आप उनको टेलीफोनिकली भी फॉलो अप करें तो आपका जो टैक्स की रिकवरी है वो जमा हो जाती है। या मैक्सिमम रिकवरी के लिए आपको सेक्शन 140 एक्सरसाइज करने के लिए बैंक जाना पड़ता है, या सेक्शन 138 में सीलिंग करनी पड़ती है। अदर और ये कभी कभी होता है, ये वंस अ मंथ हम लोगों ने महीने में एक आधा दिन रखा होता है कि जी ये रिकवरी हमने करनी है, तो इसके ये नॉर्मल मोड्स यूज करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर हम इस तरह करेंगे। बाकी ये है कि सेक्शन 176 इतना ज्यादा एम्पावर करता है कि आप किसी शख्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपको मेरी बात समझ लग गई है सारी? अब इसके बाद आप अपना एनालिसिस कर लें, मुझे बोल के बताइएगा। मौजूद हैं आप लोग? जी सर जी। बात मेरी समझ लगी है सारी आपको? लगता है आपको मेरी बात समझ नहीं आई यार। आगे ये सर आगे प्रोसीड करें। जब तक आप मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मैं आगे कैसे प्रोसीड करूंगा ना, मुझे साथ साथ अपडेट करते रहे ना भाई। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए हमें ज्यादातर जो डेटा है ना वो मिल जाता है अपने ऑफिस में बैठे हुए ही। सॉफ्टवेयर का एक क्वेश्चन आया था, तो सॉफ्टवेयर का मैं बता देता हूँ आपको भाई। एफबीआर में जो सॉफ्टवेयर इंटरनल जो यूज होते हैं डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए या टैक्स पेयर से रिलेटेड डेटा पे वर्क करने के लिए, वो एक तो आयरस है, आपको पता है, जो कि टैक्स पेयर का पोर्टल भी है और टैक्स कलेक्टर का पोर्टल भी है। ठीक है सर। दूसरा जो सॉफ्टवेयर हमारे पास है वो है आईटीएमएस, इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। इसी तरह हमारे पास टैक्स पेयर्स की जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन होती है वो भी हमारे आयरस के अंदर ही हमें मिल जाती है। इसके अलावा एक हमारा और सॉफ्टवेयर है, वो ओरेकल डेटाबेस है, उसको बोलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। सो बिजनेस इंटेलिजेंस से भी हमें डेटा मिलता है। तो ये तो वो तीन चार ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे बहुत हेल्दी डेटा जो है टैक्स पेयर का हमें मिल जाता है, जस्ट उनके सीएनआईसी ऐड करने पे। अच्छा सर, और वो जो आईरिस 2.0 का जो वर्जन है जिसको टैक्स ऑफिसर को एक्सेस हासिल होती है, तो उसके बारे में ज़रा बताएं। वो टैक्स पेयर का टैक्स ऑफिसर के पास कौन कौन सी चीज़ें वो उनको एक्सेस कर सकता है? सर जो आयरस 2.0 है ना, टैक्स पेयर का भी सेम है, टैक्स कलेक्टर का भी सेम है। टैक्स पेयर के ठीक है। पॉइंट से देखते हैं तो एक इंडिविजुअल केस की इंफॉर्मेशन आ रही होती है, वैसे वैसे ही वहां पर भी इनबॉक्स है, आउटबॉक्स है, ड्राफ्ट है, कंप्लीटेड टास्क है। ठीक है, यही सारी चीजें हैं हमारे पास। जो ठीक। जो कलेक्टर का होता है इसके अंदर हमारा अपना लॉगिन होता है। लाइक अगर मेरे पास एक लॉगिन है तो मैं अपने लॉगिन और पासवर्ड के साथ एंटर होऊंगा, तो मेरी जिस यूनिट के अंदर मेरी पोस्टिंग है, तो उसकी जुरिस्डिक्शन में जितने केसेस हैं वो सारे मुझे नजर आ रहे होंगे। टैक्स पेयर जब जब आप हमें कोई रिप्लाई देते हैं ना, इफ यू आर अ टैक्स पेयर, आप हमें रिप्लाई देंगे। अगर लेट्स सपोज आप 11-12 लोग हमें कोई रिप्लाई देते हैं तो वो सारे के सारे हमारे इनबॉक्स में आएंगे। अब इनबॉक्स के अंदर हमारे पास वैसे ही होता है डेक्लेरेशन, यानी किसी को रिटर्न का नोटिस गया तो उसने रिप्लाई दिया तो वो डेक्लेरेशन के अंदर आएगा। ऑडिट का नोटिस गया तो वो ऑडिट एंड असेसमेंट के टैब के अंदर आ जाएगा। किसी को विदहोल्डिंग से रिलेटेड गया तो वहां पर आ जाएगा, कोई रिकवरी वाला होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। यही चीजें जो इनबॉक्स के अंदर है, यही चीजें हमारी आउटबॉक्स के अंदर है। अच्छा सर, और एक और क्वेश्चन। जब टैक्स पेयर रिवीजन के लिए एप्लीकेशन फाइल करते थे आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ फाइलिंग अप हिज और हर रिटर्न, ठीक है,
यस। तो आउटबॉक्स में वो पड़ा रहता है, ऑफिसर उसको एंटरटेन नहीं करता। तो टैक्स पेयर के पास क्या रेमेडी है कि वो कमिश्नर के पास जाएगा या क्या करेगा वो? सर इसका तरीका ये होना चाहिए, टैक्स पेयर जब अप्रूवल के लिए ना रिक्वेस्ट भेजे ना, तो उसकी हार्ड कॉपी भी भेजे। ठीक है। ठीक है, उसका प्रिंट लेके उसकी हार्ड कॉपी कंसर्न कमिश्नर को भेजें और उनको फॉलो अप करें। होता यह है कि जो आप लोग हमें भेजते हैं ना, जो रिवीजन के लिए रिक्वेस्ट आती है, उसकी अक्सर लोगों को नहीं पता जी होता है सर। कि जो डिपार्टमेंट है वो उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है। हम देख ये रहे होते हैं कि जी आप एक रिटर्न रिवाइज करना चाह रहे हैं, तो क्यों करना चाह रहे हैं? ठीक है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपका, कि अगर हम आपको रिवीजन अलाउ कर दें तो उसकी वजह से लॉस ऑफ रेवेन्यू हो जाए? राइट हो गया सर। ठीक है। उसको देखते हैं, फिर हम टैक्स पेयर से ये भी पूछते हैं कि भाई आप हमें ना एक प्रपोज्ड रिटर्न बना के दें, क्योंकि आप देखिए बना लेते हैं, ड्राफ्ट सबमिट नहीं ना होता। जी सर। ठीक है। तो सबमिट नहीं होता ड्राफ्ट आपका, तो हम कहते हैं कि जी आप रिटर्न जब एप्लीकेशन डालें, उसके अंदर रीजन लिखेगा भाई हम रिवाइज क्यों करना चाह रहे हैं। साथ में ये भी लिखें कि हमारे हमारे अगेंस्ट इस वक्त किसी तरह की ऑडिट या असेसमेंट प्रोसीडिंग इनिशिएटेड नहीं है। सही है। और साथ में आप ठीक अपनी हो गया सर। ड्राफ्ट रिटर्न भी लगाएं, ताकि डिपार्टमेंट को क्लियर हो। कमिश्नर के पास तो हजारों आ रहे होते हैं ना, क्यूरीज आ रही होती हैं, तो जिनको जिनको आप हार्ड कॉपी में करेंगे, आप उसको फॉलो अप करें। फॉलो अप करके उससे पूछे कि सर ये हमने रिक्वेस्ट भेजी थी, तो इसमें इशू क्या है। और ये नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ जो ग्रांट नहीं ना होती, इसकी रीजन ये होती है कि कोई फॉलो अप नहीं करता, और वहां पर भी उनके भी इनबॉक्स में पड़ी रहती है। जी सर। ठीक है, क्योंकि ये कोई ऐसा वेंचर नहीं है ना जिससे कोई टैक्स रेवेन्यू आना था। हम तो वहां पर अपने एक एक मिनट को देख रहे थे, यार इतना टाइम लगा रहे, इस रेवेन्यू कितना आ रहा है। ठीक हो गया सर। वो तो आपको बेनिफिट देने वाली बात है ना, तो आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। राइट हो गया सर। आमिर हुसैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी भी कंपनी को कितनी बार नोटिस दे के उसका अमल कैसे करवा सकते हैं? अगर उसको एक बार नोटिस गया, दूसरी बार नोटिस गया, तो उसके बाद हमारा क्या रिएक्शन होगा, अमल नहीं कर रहा तो? किस तरह का अमल आप करवाना चाहते हैं? स- सर मेरे क्वेश्चन मतलब ये है कि उसके ऊपर जो टैक्स लगी हुई है वो पे नहीं कर रहा, तो उसको फिर हमारा क्या रिएक्शन होगा? सर देखें, नोटिस होते हैं मल्टीपल नेचर के। आपकी किसी की ऑडिट की प्रोसीडिंग शुरू हुई है, तो आप उसको ऑडिट के नोटिस भेजेंगे। किसी की ऑडिट से हटके कोई प्रोसीडिंग शुरू हुई है, आप उसको असेसमेंट के नोटिस भेजेंगे। लेकिन जब किसी टैक्स पेयर को टैक्स लग जाता है, आप वो बात कर रहे हैं ना, एक कोई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 121 या 122 में उसके खिलाफ एग्जैक्ट ऑर्डर पास हो गया। एग्जैक्टली मैं यही बात कर रहा हूँ सर, जो आप ऑर्डर कह रहे हैं। सर ऑर्डर पास हो गया, ऑर्डर पास होने के बाद उसने क्या करना है? जब ऑर्डर पास होता है, मैं इमीडिएटली बताता हूँ आपको, जब आपका ऑर्डर कोई पास होता है, मिस फायदा मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ ये एड्रेस करके। जब ऑर्डर पास होता है टैक्स पेयर के खिलाफ, तो उसके साथ ही सेक्शन 137 का भी नोटिस, उसको डिमांड नोटिस जारी होता है, जिसमें कैटेगोरिकली लिखा होता है कि टैक्स पेयर 30 डेज उसके पास है, वो अपील फाइल कर सकता है बिफोर द कमिश्नर अपील्स। उसके बाद 30 डेज तक एफबीआर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। 30 डेज लैप्स होने के बाद अगर तो उसने अपील फाइल नहीं की, तो डिपार्टमेंट उसको सेक्शन 138 का रिकवरी का नोटिस देगा कि जी आपके खिलाफ ये ऑर्डर पास हुआ था, 30 डेज गुजर चुके हैं, अब आपने ये पेमेंट जो है वो जमा करवानी है। 138 सेक्शन का जो रिकवरी नोटिस होगा, उसके अंदर टैक्स पेयर को बताया जाएगा कि आप उसको 15 दिन नॉर्मली दिए जाते हैं कि आप ड्यू डेट तक इसकी पेमेंट जमा कराएं, अदरवाइज आपके खिलाफ ये एक्शन लिए जाएंगे। ABCD 4 क्लॉजेज लिखी होती हैं उसमें। यही पूछना चाह रहे हैं ना आप? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, उसमें हम 138 के टैक्स पेयर को कन्फ्रंट कराते हैं कि जी अगर आप ड्यू डेट तक पेमेंट जमा नहीं करवाते, तो हम आपकी मूवेबल या इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर देंगे, कार्य बहक सरकार उसको जब्त कर लेंगे। अटैचमेंट का मतलब ये होता है, एक होता है वर्ड अटैचमेंट, एक होता है कन्फिस्केशन। अटैचमेंट का मतलब ये होता है कि आपका उसके ऊपर राइट खत्म हो जाएगा। कन्फिस्केट का मतलब होता है कि आप पकड़ के उसकी ओनरशिप सरकार के नाम हो जाएगी। अटैचमेंट का मतलब ये है, अगर हम कहते हैं कि आपने अगर टैक्स जमा नहीं करा तो हम आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर देंगे, इससे मुराद ये है
कि वो जो प्रॉपर्टी उसके नाम पर जो फर्द जारी होगी वो अब उसके नाम पर नहीं होगी, वो एफबीआर के नाम पे वो फर्द होगी। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी राइट। उसी की पोजेशन में रहेगी। इसी तरह हम कहते राइट हैं सर। कि मूवेबल प्रॉपर्टी, गाड़ियां, हम एक्साइज को लेटर लिख देते हैं कि जी फलां पर्सन है, आमिर साहब हैं, इन्होंने एफबीआर का टैक्स देना है, इनके नाम पर कोई गाड़ी है तो आप उसको अटैच करके हमें उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज दें। कोई गाड़ी है, राइट सर। ठीक है, वो कर देंगे। सिमिलरली हम उसको क्या कहते हैं कि जी हम आपके बैंक अकाउंट से अटैच कर देंगे। वो आपको पता ही है सेक्शन 140, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ है, वो देख लीजिएगा। अभी मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड की है उसकी, वो बड़ा बेनिफिट। राइट सर। बल्कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यार, आपको ना थैंक यू। जो आप थैंक यू सर। थैंक आपके क्वेश्चन पे मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ भाई। यू। एक ओके सर। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ये डैशबोर्ड है मेरे यूट्यूब चैनल का, मैं आपको ना यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मैंने इनकम टैक्स रिकवरी प्रोसीडिंग्स पर जो है ना वीडियोस बनाई हुई हैं। हम बीइंग इंस्पेक्टर, हमने इंस्पेक्टर जाना है ना, तो हमारा प्राइम काम क्या होना है? टैक्स की रिकवरीज। तो ये कलेक्शन का। टैक्स की रिकवरी हमारी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपने देखी होगी अपनी एड पे भी, वो टैक्स की रिकवरी है। बाकी सारे काम हम ऑफिसर को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, जो असेसमेंट कर रहे होते हैं, कोई ऑडिट कर रहे होते हैं, वो हमारी प्राइम ड्यूटी नहीं है। हम सारा कुछ कर ले, हमने रिकवरी नहीं की तो हमसे पूछा रिकवरी का ही जाना है। तो ये वाली एक प्लेलिस्ट है, इसमें जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये सारी उसके अंदर डिस्कस की गई हैं, कुछ 4 4 5 5 मिनट की वीडियो की शक्ल में। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको बड़ा बेनिफिट होगा। अगर भाई ये ठीक है। सारे मोड आप अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके बाद भी पेमेंट जमा नहीं होती, तो आप उसकी प्रॉपर्टियां सील कर सकते हैं। बंदे को 6 महीनों के लिए आप अरेस्ट कर सकते हैं। जब आप उसका बिजनेस सील कर सकते हैं, आप उसके बिजनेस के ऊपर एक बैलेंस बिठा सकते हैं, रिसीवर बिठा सकते हैं। तो ये मतलब कोई, ये सारे मोड्स लॉ के अंदर लिखे गए हैं। राइट सर। ठीक है, चलें। एंड राइट सर। मिस फायजा का कोई क्वेश्चन था? सर सेकंड क्वेश्चन है मेरा। नहीं, एक एक मिनट सिर्फ होल्ड करिएगा। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन एज टैक्स पेयर था। जैसे मैं एज टीचर वर्क कर रही हूँ और मेरी अब सैलरी है, नेट सैलरी 54 है और ग्रोस हमारी 49 बनती है। तो अब मुझ पे टैक्स आता है, तो उसके लिए फाइलर होके मतलब मैं खुद पे कर सकती हूँ या मुझे एज मतलब किसी को आगे खुद देना पड़ेगा कि? चलें, मुझे समझ लग गया। आपने एक तो ये उल्टा बोला है, आपकी नेट सैलरी है 49,000 और आपकी ग्रॉस सैलरी है 55,000। ये जो टैक्स की डिडक्शन स्टार्ट होती है वो 50,000 से स्टार्ट होती है, अगर आपकी सैलरी ग्रॉस हो। ठीक है, अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 50,000 से ज्यादा हो जाए तो आपकी टैक्स की डिडक्शन होती है। और वो विदहोल्डिंग एजेंट सेक्शन 149 के अंदर लिखा हुआ है, जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपका विदहोल्डिंग एजेंट है। उसने जब आपको पेमेंट करनी है, उसने वो पेमेंट विदहेल्ड करके एफबीआर को जमा करवानी है। आप ये नहीं कह सकते कि जी हम अपने पैसे खुद जमा करवाएंगे। ये विदहोल्डिंग एजेंट की जिम्मेदारी है, उसने विदहेल्ड करनी है, फिर आपको पेमेंट करनी है। आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में डालनी है, और जो आपकी पेमेंट विदहेल्ड हुई होगी वो आपके नाम, आपके सीएनआईसी के साथ एफबीआर को जमा करवानी है। तो सर उसके लिए फाइलर होना भी जरूरी है या मैडम वो, नहीं? ये आप फाइलर हो या ना हो, जो सैलरी में से डिडक्शन है वो सेम ही रहनी है। सही। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, जो हम सैलरीड पर्सन होते हैं, हमने क्योंकि टैक्स देना ही देना होता है, फाइलर हो या ना हो, तो फिर हमें फाइलर हो जाना चाहिए ना, तो ताकि हम बाकी तो बेनिफिट्स जो फाइलर के हैं वो तो ले सके ना, जब टैक्स हमने देना ही देना है। आप हैं, आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है, मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है, तो मैंने उसके ऊपर टैक्स तो देना ही देना है। तो मैं, अगर मैं फाइलर हो जाऊंगा तो मुझे कई और जगहों पर तो टैक्स में रिलीफ मिलेगा ना, और अगर मैं फाइलर नहीं होऊंगा तो मुझे कहाँ रिलीफ मिलेगा? मुझे तो वो सैलरी वाला टैक्स देने देना है, बाकी टैक्स मुझे इतने ज्यादा पड़ेंगे। तो इसलिए सैलरीड पर्सन अगर फाइलर नहीं होते तो वो बड़ी बेवकूफी करते हैं मेरे मुताबिक। होपफुली आपका क्वेश्चन यही था, एड्रेस हो गया है। जी सर। चलें जी, आमिर साहब आप बताइएगा। हाँ सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैं सिंध सिंध से बिलोंग रखता हूँ। जी तो बिल्कुल। मेरी पोस्टिंग कहाँ पर हो सकती है? आरटीओ कराची? सर आरटीओ कराची भी हो सकती है, हैदराबाद भी आरटीओ है ना। आप सक्खर में है और लाड़काना में है।
सर जहां जहां पर आपके आपने अपनी प्रेफरेंसेस खुद देनी है। कराची में तो सही सर। हमारे ज्यादा है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वहां तो बहुत बड़ी बड़ी ऑफिसें हैं। हाँ वही ना, आप अपनी प्रेफरेंसेस खुद दीजिएगा। पहले जी सर। पहले तो आप लोगों ने ना वो अपने एंड पे पता करवा लेना है कि कौन सी ऑफिस में सीटें हैं, वेकेंट हैं। ठीक है सर। ठीक है। जी सर। रैंक क्या है, शेड्यूल क्या है, और इसको बोलते हैं शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कि कितनी जी आपकी सर। स्ट्रेंथ है स्टाफ की, और उसमें से वेकेंट कितनी है। आपने आपने अपनी प्रेफरेंस उस हिसाब से देनी है। ये ना हो कि एक जगह पर सीटें हो 5। अब देखें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, यहाँ की प्रेफरेंसेस बहुत ज्यादा आती हैं। अब वहां पर वेकेंट पोस्ट कम होती हैं और प्रेफरेंसेस बहुत ज्यादा आ जाती हैं, तो फिर बाकी लोग बेचारे जो होते हैं ना, वो फिर बड़े जलील हो जाते हैं, उनको जहां पे मर्जी फेंक दें। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सर, मैंने बिल्कुल। अपने फर्स्ट सेशन में अपने एक दोस्त की स्टोरी बताई थी आपको, साहिवाल टू सियालकोट और सियालकोट टू साहिवाल, सिर्फ लाहौर के नहीं चक्कर, सुनी सर। सिर्फ लाहौर के चक्कर में। नहीं सुनी। सर वो मेरा, अब चले मैं आपको, आप नहीं सुनी तो अब इस सेशन में नहीं, आप पिछली जो जो हमारा सेशन था उसकी फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, तो फिर वो उस बात में मैं चला जाऊंगा तो रिकैप हो जाएगा सारा। अच्छा सर, अपना जी। बड़े शहर और छोटे शहर का काम के हिसाब से कोई फर्क है, नहीं है? सर काम का फर्क होता है, वर्कलोड का फर्क होता है, और जहां पर वर्कलोड ज्यादा होता है आपकी लर्निंग भी वहीं पर होती है। टाइमिंग्स हमारी 9 टू, ऑफिस का टाइम है 8:30 to 4:30, लेकिन बाज़ औक़ात आपके पास वर्कलोड इतना ज्यादा होता है कि आपको रात 10-10 बजे तक भी बैठना पड़ता है। नॉर्मली मैं आपको अपनी बात बताऊं तो जी सर। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं तकरीबन जाता हूँ 10 बजे और मुझे वापसी का नहीं पता होता। अच्छा सर, शेड्यूल कोई भी नहीं है? सॉरी। इंस्पेक्टर का कोई शेड्यूल ही नहीं है? सर आपका काम है ना, आप अपने जी काम, सर। आपके पास असाइनमेंट्स हैं, आप उन असाइनमेंट्स के रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने, लेट्स सपोज आपने आपने एक, मेरे पास एक ऑडिट चल रहा है, वो लास्ट स्टेज पर सर ने मुझे फाइल दी, यार इस सारी को ऑब्जर्व करो। वो एक ना हाउसिंग सोसाइटी है। जी ठीक। सर। अब वो उसकी फाइल में साथ लेकर आया हूँ, वीकेंड पे भी मैंने उसको पढ़ा है। अब मेरा ये, सही सर। मुझे एक असाइनमेंट दी जाए वकास साहब, इसके अंदर हमने ना ट्यूसडे को शोगास जारी करना है। अब शोगास हमने उसको इशू करना है, तो मैं उस फाइल को पढ़ूंगा, बड़े मुझे रात हो जाए। ठीक है सर। और जितना, क्योंकि सॉफ्टवेयर की सपोर्ट मुझे वहां पर होगी, डेटा मेरे पास ऑफिस में अवेलेबल होगा, तो मैं, मेरी कोशिश होगी यार मैं इसको ज्यादा से ज्यादा कर लूँ। बाज़ औक़ात बिल्कुल। 4 बजे आ जाते हैं, बाज़ औक़ात 4:30 आ जाते हैं, ये डिपेंड करता है। ये ऐसा नहीं होता कि सारे इंस्पेक्टर 7-7 या 10-10 बजे तक बैठे होते हैं। ये काम पे डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात हम 8-8 बजे तक बैठे होते हैं, बाज़ औक़ात हम 4 बजे उठ के आ जाते हैं। 4:30 तो टाइम सही। है ही है ना। 4:30 के बाद कोई सही सर। रोक नहीं सकता सर, कोई आपको रोक नहीं अच्छा। सकता। आप अगर बैठे हैं तो आप अपनी मजबूरी के तहत बैठे हैं, क्योंकि आपके पास असाइनमेंट्स हैं वो आपने अकॉम्प्लिश करनी है। ऑफिस में बैठ सकते हैं? सर बैठ सकते हैं, बैठते हैं लेट तक, अक्सर एफबीआर के अक्सर लोग लेट तक बैठते हैं, हमारे कमिश्नर साहिबान भी बहुत लेट तक बैठते हैं। डिपेंड करता है ना, टाइम है। बाज़ औक़ात हमारी वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंसेज आ जाती हैं बोर्ड के साथ, वो माशाल्लाह आप भी 5 बजे के बाद जाती हैं, तो यू कांट डू एनीथिंग, आपको करना पड़ता है। सही। आपको आपके राइट सर। साहब ने, चीफ साहब ने रख ली है, तो आप नहीं कह सकते कि जी 4:30 इज माई ऑफ टाइम तो मैं जा रहा हूँ। राइट सर। एफबीआर में इस तरह की ना वो। थोड़ी थोड़ी, हम कहते हैं अनसर्टेनिटी आ जाती है बाज़ औक़ात, कि हेड ऑफिस की तरफ से कुछ सडन मीटिंग आ गई, किसी एजेंडा पर चीफ साहब ने मीटिंग कॉल कर ली, तो ये इस तरह की चीजें ना चलती हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स भी यही है ना। अब हमें रेवेन्यू टारगेट्स राइट सर। ज्यादा है, तो क्या करें, बैठ तो नहीं ना सकते। आप लोग आएंगे तो शायद राइट सर। उसका साथ आ जाएगा। हम दो दो तीन तीन जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट के यूनिट संभाल के बैठे हैं, मेरे पास कॉर्पोरेट के 2 यूनिट्स हैं, और जी सर। बिलीव में मुझे कोई समझ नहीं आती, सुबह से लेकर शाम तक काम करने के बाद भी लगता है कि यार पता नहीं आज कुछ रह गया है, राइट सर। कंप्लीट नहीं हुई। तो ये भी अच्छा होता सर, है जी। जो तगड़ा इंस्पेक्टर होगा उनको यूनिट्स दे दिए जाते हैं तो इसलिए वो लेट तक होते हैं, क्योंकि उनको काम का बर्डन ज़्यादा होता है। जो कि तगड़े नहीं होते वो जल्दी ऑफिस चले, घर और वो चले जाते हैं। मैंने लास्ट सेशन में बताया था, नाउ इट्स अप टू यू। आपने अपनी जी डेडिकेशन, अपने काम, अपनी लर्निंग से आपने, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, वेदर यू आर अ क्लर्क और एन ऑफिसर। जी ऐसे ही है सर। तो अच्छा काम, सर, एक और क्वेश्चन। सर काम करने वाले को ही काम मिलता है, और लेट सिटिंग भी वही करता है।
अच्छा सर, एक और क्वेश्चन जी। जो सीलिंग या हायरिंग से रिलेटेड है। अगर पेरेंट्स में से किसी को मिला हो तो क्या उसके बच्चे को, लाइक मुझे, मिलेगा हायरिंग अलाउंस या नहीं? सर मेरे ख्याल से आपकी अपनी अलग से है, उनकी अलग से। आपकी अपनी पोस्ट है, हायरिंग अलाउंस तो आपकी पोस्ट के अगेंस्ट होगा ना। ओके ठीक है सर। ठीक है, ये तो नहीं है कि आपके वाले साहब किसी और डिपार्टमेंट में या इवन एफबीआर में भी हो, लेट्स सपोज, तो वो अपनी पोस्ट के अगेंस्ट ले रहे हैं ना, आप अपनी पोस्ट के अगेंस्ट लेंगे। सर आप सर इस पे वकार साहब। कंफर्म श्योर है आप इस पे सर? सर सेशन हमारा एंड होने वाला है, मैं आपको लिंक दोबारा भेज रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन करिए, बाकी क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करते हैं। सर वकार साहब। थैंक यू, मैं लिंक शेयर करता हूँ आपके साथ, लिंक शेयर करता हूँ, फिर ज्वाइन करिएगा, क्वेश्चन लेता हूँ आपका। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।